सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। पापा के साथ पूरा परिवार जाए तो सब परिवार हो जाता है ना। पापा के साथ पूरा परिवार गया तो सब परिवार, वैसे ही क्रिया के साथ कर्म गया तो सकर्मक। मुर्गा निर्जीव है, उसमें कहाँ है? तो कब पेड़ों से तुम खा लेती हो? का अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं कि आपने नहीं कहा कि टूटने के बाद। ये ऐसे बंदर की तरह उछलती है मुंह फैला के, एक बार में आया 2-4 आम तो खा ली और कहीं हम सजीव आम खाए हैं। कारक भैया, क्लास में जब तक कंटिन्यू नहीं रहोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब पर डे हम चलें आधे घंटे पीछे, फिर आधे घंटे समझाते हुए जब आगे आए तब तक में पता चला कि समय हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको बता दिया था कारक की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है कारक की परिभाषा? किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बनाने वाले प्रसंगों को कारक कहते हैं। कारक के प्रयोग से कोई भी वाक्य पूर्ण तथा अर्थपूर्ण बन जाता है। उसके बाद हमने बताया कारक के प्रकार। कारक हिंदी में 8 होते हैं। हर कारक के अपने प्रसर्ग या चिन्ह भी होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रावेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो, ये 8 कारक होते हैं। इनके ये प्रसर्ग होते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको बताना स्टार्ट कर दिया था। पहले हमने ये कहा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं या कर्ता किसे कहते हैं। तो हमने कहा किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले को, क्रिया को संपन्न करने वाले को ही कारक कहते हैं। करने वाले को कारक कहते हैं, क्या कर्ता कहते हैं भाई, कर्ता कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कहते हैं। फिर मैंने बताया कि कर्ता 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्रधान कर्ता और दूसरे को कहा जाता है अप्रधान कर्ता। तो प्रधान कर्ता किसे कहते हैं, अप्रधान कर्ता किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने नहीं आया है ना, ने नहीं आया है, तो वहाँ पर कर्ता को हम कौन सा कर्ता? प्रधान कर्ता कहते हैं। और जब कर्ता के साथ कर्ता का प्रसर्ग या चिन्ह ने आया है तो उसे हम कौन सा? अप्रधान कर्ता कहते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। अब मोहन इस वाक्य में क्या है? कर्ता है। कर्ता वो क्यों है? क्योंकि क्रिया को तो वही संपन्न कर रहा है ना। जा कौन रहा है? मोहन जा रहा है। तो मोहन क्या है? वाक्य का करता है। लेकिन मोहन के साथ ने लगा है। क्या ने का मतलब कर्ता कारक का प्रसर्ग या चिन्ह ने ही होता है ना। तो मोहन के साथ ने नहीं लगा है, इसलिए मोहन यहाँ पर कौन सा कर्ता हो जाएगा? प्रधान कर्ता हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हमने कहा, लिख दूं अगर हम एक वाक्य, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, तो इस वाक्य में मोहन के साथ, मोहन यहाँ क्या है? कर्ता है। इस कर्ता के साथ ने आया है, तो इसलिए यहाँ पर मोहन अब कौन सा कर्ता हो गया? अप्रधान कर्ता। यानी जो कर्ता बिना ने के काम चला ले वो प्रधान कर्ता, जिसको ने की आवश्यकता पड़े वो अप्रधान कर्ता। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। हमने कहा कि कहाँ पर ने प्रयोग होता है या कहाँ पर ने नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कौन न हो? कर्ता न हो। यानी हर वाक्य में क्या पाया जाएगा? कर्ता जरूर पाया जाएगा। लेकिन कर्ता कारक का प्रसर्ग भी आप जानते हैं, यानी चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो सवाल ये बनता है कि कभी कभी ऐसे वाक्य मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे वाक्य मिलते हैं जहाँ पर ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है, और कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए भैया नियम है। इसके लिए क्या है? कर्ता कारक के कई नियम हैं। तो मैंने हेडिंग डलवाया था ये कि कर्ता कारक के प्रसर्ग ने का प्रयोग, यानी उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कहाँ ने का प्रयोग होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने एक नियम बता दिया था, पहला नियम बताया था। पहला नियम ये था कि यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया आई हो, कौन सी क्रिया? वाक्य में सकर्मक क्रिया आई हो, और वाक्य सामान्य भूतकाल में हो, सामान्य भूत में हो, यदि वाक्य आसन्न भूत में हो,
यदि वाक्य पूर्ण भूत में हो, यदि वाक्य संदिग्ध भूत में हो, यदि वाक्य हेतु हेतु भूत में हो, तो ऐसी स्थिति में कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग होता है। मैंने क्या कहा कि यदि वाक्य में कौन सी क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, और वाक्य भूतकाल में हो। हिंदी में भूतकाल 6 प्रकार का होता है। आप लोग अंग्रेजी में 4 ही प्रकार पढ़े हैं, लेकिन हिंदी में भूतकाल 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? नंबर 1 सामान्य भूत, नंबर 2 आसन्न भूत, नंबर 3 पूर्ण भूत, और नंबर 4 अपूर्ण भूत, नंबर 5 संदिग्ध भूत, नंबर 6 हेतु हेतु भूत। लेकिन यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो और वाक्य अपूर्ण भूत में हो तो ने का प्रयोग नहीं होता। इसलिए इस नियम में हमने अपूर्ण भूत की चर्चा नहीं किया। यानी भूतकाल 6 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में ने लगेगा, 1 प्रकार में ने नहीं लगेगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यही सवाल पूछ लिया जाए कि यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया आई हो और वाक्य किस काल में हो तो ने नहीं लगेगा। तो क्या बताएंगे? अपूर्ण भूतकाल में हो तो ने नहीं लगेगा। केवल 5 प्रकार के भूतकाल में ही ने लगता है। यह नियम हो गया था। उसके बाद हमने इसका बकायदा उदाहरण वगैरह समझा दिया था। भैया जो कल क्लास छोड़कर चले गए थे या जो कल क्लास में नहीं थे, यूट्यूब पर वीडियो आएगी, वहां पर इसको देख के अपना क्लियर करिएगा। अब सभी लोग हेडिंग लगाइए नियम नंबर 2। लगाइए हेडिंग नियम नंबर 2। किसका नियम? कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग। ने का प्रयोग। तो नियम नंबर 1 ये हो गया। अब हेडिंग लगाइए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है, लिखते चलिएगा, मैं भी समझाता चलता हूं। अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें क्रिया कौन सी हो? अकर्मक हो, वहां ने का प्रयोग नहीं होगा। वहां ने का प्रयोग नहीं होगा। तो भैया अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाए। गधे मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए, क्रिया के साथ कर्म आए, स मतलब होता है सहित। नाम से ही स्पष्ट है। क्रिया के साथ कर्म गया तो सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म नहीं गया तो अकर्मक क्रिया। हो गई बात क्लियर ना? चलो आगे। तो कहा गया कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जवाब ये होना चाहिए कि जब किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न आए तो अकर्मक क्रिया होती है। तो यानी जब वाक्य में कर्म नहीं होगा तो ने नहीं लगेगा। यही मतलब हुआ ना। जैसे सीता खा चुकी है, वाक्य देखिए तो भूतकाल में है। हाँ, चुकी है क्या मतलब बीत चुका है ना। वाक्य भूतकाल में है लेकिन वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए आपने देखा यहां ने नहीं लगा। बात क्लियर हो गई ना। अब एक और, वह गया, वाक्य भूतकाल में है लेकिन ने नहीं लगा। अब लगा दो यहां वह ने गया, जबरदस्ती हो गया ना। बात क्लियर है ना। तो ध्यान रखना कि वाक्य भले इन सभी भूत में हो लेकिन यदि क्रिया अकर्मक है तो ने नहीं लगेगा। इसमें कर्म आया क्या? मैंने कर्म की पहचान की ट्रिक बताई है। वाक्य पढ़ना, किसको या क्या का प्रश्न करना, जो जवाब मिले वही वाक्य का कर्म आता है। वह गया, किसको गया? नहीं जवाब आया। वह क्या गया? नहीं जवाब आया। सीता खा चुकी है, क्या खा चुकी है? भांग। हा? आया था जवाब? नहीं आया ना। वहीं पर होता सीता खाना खा चुकी है, तो क्या खा चुकी है? खाना। कर्म मिल गया ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। लिख लीजिए दूसरा नियम, अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। चलिए 2 नियम हो गया कर्ता कारक का। नियम संख्या 3। नियम 3 कहता है कि यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, वाक्य में सकर्मक क्रिया हो एवं वाक्य वर्तमान काल या भविष्य काल में हो, वाक्य वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तो
ने का प्रयोग नहीं होता, ने का प्रयोग नहीं होता। आपको याद ऐसे रखना है कि यदि हिंदी का कोई भी वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल में होगा तो वहाँ कर्ता कारक का चिन्ह ने नहीं लगेगा, वहाँ कर्ता कारक का चिन्ह ने नहीं लगेगा। अब अंग्रेजी वाले जाने कि ऐसा अंग्रेजी में है या नहीं है, बात क्लियर है ना। जैसे राम खाना खा रहा है, तो यानी वाक्य वर्तमान काल में है ना। जब किसी वाक्य में क्रिया का होना पाया जाए, यानी क्रिया क्या है, चल रही है, तो वहाँ वर्तमान काल होता है, यही पढ़ते हैं ना। तो खाना का है, खा चुका है का, नहीं खाएगा का, नहीं खा रहा है, यानी वर्तमान है। लेकिन ध्यान रखिएगा कर्म भी आया, किसको खा रहा है, खाना को। क्या खा रहा है, खाना को। इसका मतलब यहाँ पर खा रहा है कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म के सहित आई क्रिया है, इसलिए यहाँ वाक्य में सकर्मक क्रिया है। नियम भी तो यही कह रहा है, यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो लेकिन वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल में हो, तो यह वाक्य देखिए किस काल में है, वर्तमान काल में। सकर्मक क्रिया के साथ साथ वाक्य वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ पर ने नहीं आया है। अब यहीं पे जोड़ दो, राम ने खाना खा रहा है, वाक्य बना, गड़बड़ हो गया ना। यस, एक उदाहरण। दूसरा, राम खाना खाएगा, भविष्य, वाक्य भविष्य काल में हो गया। राम खाना खाएगा, भविष्य काल में हो गया। तो जब वाक्य भविष्य काल में है लेकिन फिर भी देखिए कर्म आया है, इसलिए क्रिया सकर्मक है, फिर भी ने नहीं लगा है। जबरदस्ती लगाओगे वाक्य गड़बड़ हो जाएगा। राम ने खाना खाएगा, वाक्य सही है, नहीं सही है। तो नियम लिख लो इसको भी, यहाँ लिख लो कि सकर्मक क्रिया वर्तमान काल, और यहाँ पर लिख लो सकर्मक क्रिया भविष्य काल, सकर्मक क्रिया भविष्य काल। तो 3 नियम क्लियर। पहला, वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, वाक्य सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु भूत में हो तो ने लगेगा। वाक्य कौनों भी काल में हो लेकिन वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया हो तो ने नहीं लगेगा। यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, भले वाक्य किसमें, वर्तमान और भविष्य में हो तो ने नहीं लगेगा। चलिए नियम संख्या 4 बोर्ड पर देखिए, समझिए। वाक्य किसी भी भूतकाल में हो, किसी भी भूतकाल में, किसी भी भूत का मतलब 6 भूत ना, कितने भूत, 6 भूत। वाक्य किसी भी भूतकाल में हो किंतु वाक्य में पूर्णार्थक क्रिया, कौन सी क्रिया, पूर्णार्थक क्रिया लगी हो तो वाक्य में ने का प्रयोग होगा, वाक्य में ने का प्रयोग होगा। अभी तक दुइये क्रिया पढ़ रहे थे, सकर्मक और अकर्मक, अब एक और आ गई है पूर्णार्थक क्रिया। चलिए क्रिया वाले चैप्टर में आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अलग अलग किताबों में अलग अलग क्रियाएं मिल जाएं, अलग अलग क्रियाएं मिल जाएं, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, तमाम। लेकिन जब कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाए क्रिया कितने प्रकार की, तो दो ये बताना, सकर्मक और अकर्मक। बात समझ आ गई ना। वैसे तो एक तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है ना, सहायक क्रिया, क्या है गलत है का, लेकिन आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्रिया कितनी होती है तो दो ये बताना है। लेकिन यहाँ पर एक और क्रिया की बात कर दिया, पूर्णार्थक क्रिया की। कभी कभी इसको समझिए, बड़ा आसान भाषा में समझिए। क्रिया का मतलब हमने कहा कि कार्य होता है, किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वही वाक्य की क्या है, क्रिया। और इस क्रिया को जो संपन्न करेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यही कहेंगे ना। लेकिन कर्ता जो भी कार्य करेगा तो 2 तरह से हो सकता है, या तो अपने मन से करे यानी स्वयं करे, या तो किसी से प्रेरणा लेके करे,
या तो उसे कोई डरा धमका कर करवाए, खाना नहीं बनाओगे बड़ी मार मारेंगे, तो बनाएगा बेचारा कर्ता। दो ही कारण हो सकता है ना, मतलब एक कारण होता है स्वेच्छा से, दूसरा दूसरे की इच्छा से, यही होगा ना, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। या तो कोई भी कार्य कर्ता स्वेच्छा से करेगा या तो दूसरे की इच्छा से। यानी जब किसी भी वाक्य में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य उसकी इच्छा से न हो, किसी दूसरे की इच्छा से हो, तो दूसरे की इच्छा से होगा तो या तो प्रेरणा लेकर होगा। सनी देओल 9 फीट दीवार से कूदा तो हमें भी प्रेरणा मिली, हम 10 फीट से कूद गए। बात समझ में आ गई ना, ये हम मन से नहीं कूदे, हम प्रेरणा लेकर कूदे, ये हो सकता है। या तो कोई 10 फीट ऊपर से धकेल दे। बात समझ में आई ना। तो अगर कोई कर्ता वाक्य में दी गई क्रिया को अपने मन से न करे, किसी दूसरे के मन से करे, तो ऐसी ही क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई। उमेश ने मुझे दौड़ाया, हम अपने से दौड़े। हाँ, अब ये दुई बात हो सकती है, या तो बहुत बड़े रेसर हो, हम देखकर इनको दौड़ने लगे, प्रेरणा ले, या तो भैया ये डरा धमका दे। तो राम क्या, उमेश ने हमें दौड़ाया, तो दौड़ना क्रिया हो गई, लेकिन क्या क्रिया मन से है क्या? नहीं। तो ऐसे में क्या वाक्य बोला गया? उमेश ने हमें दौड़ाया। दौड़ना अब कौन सी क्रिया है? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। और वाक्य देखेंगे तो सामान्य भूत में दौड़ाया मतलब दौड़ा चुका है ना, दौड़ा रहा है नहीं लिखा गया ना। अगर हम कहते उमेश ने हमें दौड़ा रहा है, वाक्य सही है, तब वहां ने हट जाएगा। उमेश हमें दौड़ा रहा है, तो यानी वाक्य भी बताया गया तीसरा नियम, वर्तमान काल में हो तो ने नहीं लगेगा, भूतकाल में हो तभी ने लगेगा। हाँ, मोहन ने सोहन को पैसे दिलवाए, स्वेच्छा से नहीं ना, दिलवाए, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना, ने लग गया ना। समझ में आई बात सबको? कहा भैया यादव जी, इधर संजीव, इधर बहन जी। हाँ, इतना तेज तुम लोग बोलते हो कि सीटी कान तक आ जाती है। हो गई बात ना? नोट कर लो। कर्म कारक के परसर्ग को का प्रयोग। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कर्म कारक के परसर्ग किसका? कर्म कारक का परसर्ग क्या होता है? को का प्रयोग। कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। एक मजेदार वाक्य बोलता हूं मैं। घर के चारों ओर वृक्ष हैं, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? अब पढ़ते रहो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर, संबोधन है अवे हो। कौन आया? नहीं आया। तो एग्जाम में सीधे थोड़ी ना दे देगा कि राम ने रावण को मारा, बताओ कौन सा कर्ता प्रयोग, कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्य देगा। तो ध्यान रखना, इस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है यही तो बताएंगे। किसके तहत? नियम के तहत, को के तहत नहीं, नियम के तहत। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका एक नियम है। परितः या उभयतः के भाव में कर्म कारक का प्रयोग हुआ होता है। परितः मतलब चारों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर। घर के दोनों ओर वृक्ष हैं, कौन सा कारक? कर्म कारक। घर के चारों ओर वृक्ष हैं, कर्म कारक। मोहन गाय से दूध दूहता है, मोहन गाय से दूध दूहता है। आप वाक्य देखोगे ना तो कहोगे या तो करण कारक होगा या तो अपादान कारक होगा। नहीं, यहां पर कर्म कारक। पहले तो जानिए कर्म किसे कहते हैं, तब जानेंगे कि कहां को का प्रयोग होगा, कहां को का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि मैंने कहा कि किसी भी वाक्य में पद याद है ना, पद के कितने भेद? कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय।
तो मैंने कहा कि किसी भी वाक्य में कर्ता अवश्य होगा, और जब कर्ता होगा तो वहां पे कौन होगी? क्रिया होगी। बिना इन दोनों के कोई भी वाक्य बनना संभव नहीं है। विशेषण ना हो, अव्यय ना हो, वाक्य बन जाएगा। लेकिन अगर वाक्य में कर्ता ना हो, वाक्य में क्रिया ना हो, वाक्य नहीं बनेगा। तो कहा गया कि किसी भी वाक्य में कर्ता अवश्य होगा और क्रिया अवश्य होगी। अब आप बताओ, जब कोई कर्ता जो काम करेगा उसे ही तो क्रिया कहते हैं, यही बताया गया बार बार। लेकिन जब वो क्रिया करेगा, कार्य करेगा, तो उस कार्य का प्रभाव किसी पर पड़ेगा? किसी पर प्रभाव पड़ेगा? कोई कर्ता के द्वारा की गई क्रिया से कोई प्रभावित होगा? हमने ममता को पीटा, पीटना क्या हो गई? क्रिया हो गई। हमने क्या हो गया? कर्ता हो गया। कौन प्रभावित हो रहा है पीटने से? ममता। ममता क्या हो गई? कर्म हो गई। हमने खाना खाया, खाया क्रिया हो गई। किसने? हमने, कर्ता हो गया। अब हमारे खाने से प्रभावित कौन हो रहा है? अस्तित्व उसका समाप्त हो जाए, चुक जा रहा है। समझ गए ना? राम ने रावण को मारा, राम कर्ता, मारा क्रिया, कौन मर गया? कौन प्रभावित हुआ? रावण। विभीषण तो नहीं हुआ ना? तब वही है। तो अब परिभाषा आपको मिल गई, कर्म किसे कहते हैं? तो जवाब देना, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े वही क्या होता है? कर्म होता है। ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर। तो खाना वाक्य का क्या हो गया? कर्म हो गया। बात ठीक हो गई। दूसरी नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किस पर नहीं। कोई ये भी सोच रहा होगा प्रभाव तो राम पर पड़ रहा है क्योंकि वो खा रहा है, उसकी भूख शांत हो रही है। ये भी तो सोच सकते हो ना, तो मत टेंशन लेना। वाक्य पढ़ना, राम खाना खा रहा है, हमने कहा कि क्या प्रश्न करना है, किसको या क्या। तो वाक्य पढ़ो, राम खाना खा रहा है, किसको खा रहा है, क्या जवाब मिलेगा? खाना। क्या खा रहा है? खाना। तो खाना वाक्य का क्या हो गया? कर्म हो गया। बात क्लियर हो गई? तो एक उदाहरण इसको नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं नियम कि कहाँ को का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ को दिखता नहीं है तब भी कर्म कारक हो जाता है, कहाँ से दिखता है तब भी कर्म कारक हो जाता है। नियम। और पहला नियम बड़े मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि कर्म तो भैया पहचान लोगे ना? कर्म पहचान लोगे किसी भी वाक्य में? बोले दो चार ठो वाक्य पहचानोगे सब। अब सवाल यह है कि को का प्रयोग हो कहाँ होगा, को का नहीं होगा। हमने एक उदाहरण दिया विजय को, हमने कहा कि विजय ने आम खाया, यही कहा ना। अब आप ये बताओ, आम सजीव है कि निर्जीव? आम सजीव है कि निर्जीव? आम सजीव है कि निर्जीव? चलिए, नियम पहला यही है कि यदि वाक्य में आया हुआ कर्म निर्जीव है तो उसके साथ को नहीं लगेगा। यदि वाक्य में आया हुआ कर्म सजीव है तो वहां को लगेगा। यही तो पढ़ रहे हो, कहाँ को लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो याद कर लो, यदि कर्म सजीव है तो को लगेगा, यदि कर्म सजीव नहीं है तो को नहीं लगेगा। मैंने वाक्य कहा विजय ने आम खाया, को लगा। विजय ने नहीं है, विजय ने श्याम को पैसे दिए। कर्म पहचान लिया ना, इसमें कर्म क्या है? आम। इसमें कर्म क्या है? श्याम। श्याम जिंदा है ना, सजीव है ना, तो को लगा ना, लग गया। और आम निर्जीव है, गधा है, पेड़ से गिर गया तो कहाँ सजीव है?
नहीं, अभी सब सोचते होंगे कि आम तोड़ लेते हैं ना, भूसा में डाल देते हैं, तब भी उसमें पकता रहता है, इसलिए सजीव है। मनई भी पक जाएगा भूसा में गाड़ दोगे तो। मुर्गा निर्जीव है, उसमें कहाँ है? तो क्या पेड़ों ही सही से तुम खा लेती हो? का अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं कि आपने नहीं कहा कि टूटने के बाद। ये ऐसे बंदर की तरह उछलती है मुँह फैला के, एक बार में आया 2-4 आम तो खा ली और कहीं हम सजीव आम खाए हैं। दोनों उदाहरण नोट कर लीजिए। नंबर 1 विजय ने आम खाया, नंबर 2 विजय ने श्याम को पैसे दिए। तो यहाँ लिखना कि कर्म क्या है? निर्जीव है, तो इसलिए को नहीं लगा। यहाँ पे कर्म सजीव है तो को लगा है। हो गया? एक उदाहरण और, धोबी ने कपड़ा धोया। अब बताओ, कपड़ा सजीव है कि निर्जीव? किसी का कपड़ा बोलता तो नहीं? समय के हिसाब से उसमें ग्रोथ तो नहीं होती? नहीं होती ना, तो कपड़ा निर्जीव है तो को नहीं आया। अध्यापक ने बच्चे को पीटा। बच्चा सजीव है कि निर्जीव? बहन ममता भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहो कि बच्चा निर्जीव हो गया तो को लग गया ना। चलिए अगला दूसरा नियम, यदि किसी भी वाक्य में पवितः या उभयतः, पवितः के आगे ब्रैकेट में लिख लेना चारों ओर, उभयतः के आगे लिख लेना दोनों ओर। यदि किसी भी वाक्य में पवितः या उभयतः जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो उस वाक्य में कर्म कारक का परसर्ग को भले न आया हो, तो उस वाक्य में कर्म कारक का परसर्ग को भले न आया हो, किंतु वहाँ कर्म कारक ही माना जाता है, जैसे विद्यालय के चारों ओर चहर दीवारी है। विद्यालय के चारों ओर, तो चारों ओर के नीचे अंडरलाइन करके लिख देता हूं मैं। विद्यालय के चारों ओर चहार दीवारी है, तो यहां चूंकि चारों ओर है इसलिए यहां कौन सा कारक है? कर्म कारक है। बच्चा मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है। बच्चा मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है। बच्चा मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है, तो फिर चारों ओर के नीचे अंडरलाइन करके लिख देना कर्म कारक। हो गया? तो ध्यान रखना कि किसी भी वाक्य में को आया है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या आ गया है?
या और क्या आ जाए, दोनों ओर। तो वहाँ यदि पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये कठिन बात है। बात समझ में आ गई ना। पहले तो यही कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा के आ गया है, हाँ, तो का के की संबंध कारक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, संबंध है ना, नहीं है। समझ गए। तो यही सब नियम है। तो चलिए इस क्लास को यहीं से अब समाप्त करते हैं। अभी और नियम है तो बताएंगे फिर।